हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है यूनिट 1 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सिलेबस का। अभी तक हमने अपलोड किया है 1.1 से लेकर 1.3 तक। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो आज स्टार्ट करते हैं 1.4 जर्नी टू द वेस्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। मच ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। यानी दुनिया के जो काफ़ी सारे लिटरेचर्स है, यानी जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं, बुक्स हो गई और आर्टिकल्स हो गए और जितनी भी, तो वो सारी चीज़ें मोस्टली क्या होती है, इंग्लिश में होती है। In this passage, we learn about an epic novel with the title Journey to the West. लेकिन जो हमारी आज की नोवेल है उसका टाइटल क्या है, जर्नी टू द वेस्ट। एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर सन वूकोंग और मंकी किंग। और जो इस नोवेल का सबसे मशहूर जो किरदार है वो कौन है, सन वूकोंग या फिर मंकी किंग। दिस नॉवेल इज़ अ क्लासिक ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर। देखिए, ये जो नॉवेल है ये कौन से लिटरेचर की है, यानी कौन सी भाषा में लिखी गई है, चाइनीज़। इट वॉज रिटन इन द 16th सेंचुरी बाय वू चेंगिन। तो ये नॉवेल किसने लिखा है, वू चेंगिन ने 16th सेंचुरी में। डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स यू रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि क्या तुम्हें इस पैसेज को पढ़कर कुछ चीज़ें याद आई तुम्हारे पिछले साल के सिलेबस से, जो तुमने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। तो आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर ज़रूर दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। जर्नी टू द वेस्ट यानी एक सफ़र वेस्ट की तरफ। जर्नी यानी सफ़र। When we read the words journey to the west, we naturally start thinking about a journey to western countries like England and America. बच्चों, यहाँ वो कह रहे हैं कि जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं, जर्नी टू द वेस्ट, ये लाइन सुनते हैं, तब नेचुरली यानी कुदरती हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद ये सफ़र है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका। बट लेकिन वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म। वेस्ट कोई एक फिक्स टर्म नहीं है, ये चेंजेबल टर्म है। ये एक ऐसा अल्फाज है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिक्स नहीं है। फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट। देखिए, यहाँ बताया गया है कि वेस्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंग्लैंड, अमेरिका और वेस्ट वाली कंट्रीज़। वेस्ट हम दूसरी कंट्रीज़ को भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया है, हम अगर जो इंडियंस हैं, ओके, अगर हम किसी के ईस्ट में हैं तो हमारे लिए वो कंट्री क्या हुई, वेस्ट हुई। ओके, फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट, और जो भी कंट्री हमारे ईस्ट में है वी आर वेस्ट, उनके लिए हम क्या हुए, वेस्ट हुए। तो ये एक ऐसा टर्म है। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट we are going to read about was actually a journey from China to our own country। देखिए, तो जो आज की जर्नी की हम बात करेंगे वो जर्नी कोई वेस्टर्न कंट्री की नहीं है, मतलब जैसे इंग्लैंड और अमेरिका की नहीं है, बल्कि ये कौन सी जर्नी है, फ्रॉम चाइना टू इंडिया। इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर युआन च्वांग। और ये जर्नी किसकी है, किसने किया था ये सफ़र, 7th सेंचुरी के एक मुसाफिर ने, जिसका नाम था युआन च्वांग। अब चूँकि ये चाइनीज़ लिटरेचर है तो यहाँ पर चाइनीज़ नेम्स है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क। अब ये 7th सेंचुरी की बात है, तो उस ज़माने में जो ट्रैवलिंग था, जो सफ़र करना था, वो इतना आसान नहीं था। वन हैड टू ट्रैवल 1000 of miles
ऑन फूट और हॉर्स बैक। अगर कोई मुसाफिर सफ़र कर रहा होता है तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे उसे कितने हज़ारों मील पैदल चलना पड़ता है या फिर घोड़सवार बनना पड़ता है, ओके, घोड़े का सहारा लेना पड़ता है। क्रॉसिंग डेजर्ट्स, और कितने उसे रेगिस्तान को क्रॉस करना पड़ता है। क्रॉसिंग स्नो क्लेड माउंटेन्स, और बर्फीले पहाड़ों से भी गुजरना पड़ता है। क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफैमिलियर रीजन्स, और ऐसे रास्तों से भी जाना पड़ता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे। यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड, और तो और उन्हें ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है जहाँ पर बैंडिट्स और रॉबर्स होते हैं। फ्रेंड्स, बैंडिट्स यानी डाकू और रॉबर्स यानी चोर। हु वुड डू इट? तो पहले कौन करता है ऐसा? यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि इतना मुश्किल सफ़र कौन करेगा। बट युआन चुआंग हैड अ ड्रीम, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी जो ट्रैवलर है, जो युआन चुआंग है, उनका ये क्या था? ड्रीम था, सपना था। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हीज होमलैंड इन चाइना। और वो क्यों चाहते थे इतना लंबा सफ़र करना इतनी मुश्किलों के बावजूद? क्योंकि उनका सपना था कि वो इंडिया से जो भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होते हैं, यानी जो भी बुद्धिस्ट जो एक रिलीजन है उसकी जो भी किताब वगैरह है, जो भी उनकी तालीमात है, जो भी उनकी पढ़ाई है, वो इंडिया से अपनी कंट्री चाइना में ले जा सके। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम, तो ये उनके लिए एक रिलीजियस यात्रा होगी, यानी धार्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, पिलग्रिमेज वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा सफ़र जो तुम्हारे फेथ से जुड़ा हो, जो तुम्हारे रिलीजन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल हज, तो जो हज है वो कैसा सफ़र है? वो एक पिलग्रिमेज है, ओके। और इसी तरीके से जो युआन चुआंग थे, तो उनका ये सपना था कि वो जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन की जो भी स्टडीज़ थी, जो भी स्क्रिप्चर्स थे, वो इंडिया से चाइना ले जाना चाहते थे। युआन चुआंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम, और यही सपने के साथ उन्होंने अपनी इस जर्नी का, इस सफ़र का आगाज़ किया। For 17 long years, he kept on traveling, suffering many hardships on the way. और उन्होंने कितने सालों तक सफ़र किया? 17 years तक, 17 सालों तक उन्होंने सफ़र किया। और उस सफ़र के दौरान उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया। He traveled across the Gobi Desert, then along the Tian Shan mountain range, and on along the Silk Road through regions that are now Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan before he came to India. अब देखिए उनके सफ़र में उन्होंने किस किस जगह से अपना रास्ता तय किया, किस किस जगहों से वो गुज़रे। तो ये तमाम चीज़ों के जो तमाम जगह थी वहाँ के नाम दिए गए हैं। पहला, गोबी डेजर्ट, ये एक रेगिस्तान है। दूसरा, टियान शेन माउंटेन रेंज, एक पहाड़ी इलाका है। तीसरा, सिल्क रोड, ओके। और ये उस ज़माने के मतलब जो नाम थे, या हम कहेंगे कि उस ज़माने में ऐसा था, मगर जो आज ये रीजन्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? किर्गिस्तान में, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ये तमाम जो प्लेसेस है ये प्रेजेंट है। और इंडिया आने से पहले उन्होंने इन तमाम जगहों से गुज़रे वो। In India, he traveled to many parts and gathered many important manuscripts. अब इंडिया में उन्होंने क्या किया? वो ट्रैवल किए अलग अलग जगहों पर। इंडिया में आने के बाद भी उन्होंने ट्रैवल ख़त्म नहीं किया। वो अलग अलग शहरों में जाते रहे और क्या इकट्ठा करते रहे? इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट यानी इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ जो इंसानों ने अपने हाथों से लिखे हों, ओके। मैन मेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी उनकी राइटिंग्स होती है, जो कि एक पेपर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो ये इकट्ठा करने में लगे थे इंडिया में आने के बाद। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट। अब वो इंडिया तो आ गए, बट जो इंडिया से चाइना जाने का सफ़र था वो भी उतना ही मुश्किल था। बट युआन चुआंग मैनेज टू रीच चाइना सेफली अलॉन्ग विद द स्क्रिप्चर्स।
लेकिन जो युआन च्वेंग थे, वो जिस तरीके से चाइना से इंडिया आए, उसी तरीके से इंडिया से चाइना भी सेफली पहुंच गए, और अपने स्क्रिप्चर्स के साथ जो उन्होंने इंडिया से लिए थे। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, और ये जो चीज़ उन्होंने हासिल की थी ये नाकाबिले यकीन थी। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपर नेचुरल पावर्स हेल्प्ड युआन च्वांग इन हिज क्वेस्ट। अब लोगों को क्या लगने लगा, लोग यकीन नहीं करने लगे कि अरे इतना मुश्किल सफ़र ये तय करके कैसे आ गया। तब लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद खुदा ने, या फिर जो भी सुपर नेचुरल पावर्स होती है, यानी इंसान के अलावा जो भी एनर्जीज हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद युआन च्वांग की हेल्प की गई है इन पावर्स के ज़रिए, या फिर शायद गॉड ने उसकी मदद की है उसका ये रास्ता कंप्लीट कराने में। These gave rise to many interesting folk tales, और यही वो सफ़र था जिसकी वजह से लोगों में अलग अलग बातें बनी और नई नई कहानियाँ पैदा हो गई। Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage, और बहुत सदियों बाद एक बहुत ही महान नोवेल लिखा गया जिसका नाम था जर्नी टू द वेस्ट। और वो किस पर बेस्ड था, इसी पिलग्रिमेज के ऊपर, यानी इसी सफ़र के ऊपर लिखा गया था वो नॉवेल, जो सफ़र युआन च्वांग ने किया था। द नॉवेल मेड यूज़ ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स, और उस नॉवेल में कोई एक कहानी नहीं चल रही, उस नॉवेल में बहुत सारी छोटी छोटी फोक टेल्स यानी कहानियाँ दी गई है। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, और उस नॉवेल के अंदर की स्टोरीज और वो नॉवेल आज के ज़माने में भी बहुत मशहूर है। The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up a holy monk। अब देखिए वो जो कहानी जो नॉवेल्स में लिखी गई है वो क्या कहती है कि हमारे जो आसपास ऐसे बहुत सारे शैतानी डेमॉन्स यानी इविल स्पिरिट, शैतानी ताकतें, या फिर इविल पावर यानी नेगेटिव एनर्जीज, बुरी ताकतें, बुरी शक्तियाँ, ये प्रेजेंट रहती है, जो हर वक्त किस कोशिश में लगी है कि वो कैसे एक मॉन्क कौन होते हैं बच्चों, जैसे कि जो टेम्पल में पुजारी होता है, जो प्रीस्ट होता है, ओके, वैसे ही जो बुद्धिस्ट रिलीजन होता है उसमें मॉन्क होते हैं, होली मॉन्क, ओके। तो ये नॉवेल में लिखा है कि जो एक मॉन्क है उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, किससे, ये नेगेटिव एनर्जी से, ये बुरी ताकतों से। क्यों? क्योंकि वो बुरी ताकतें हमेशा इस चीज़ में लगी रहती है कि हम कैसे मॉन्क को ख़त्म कर दें। हु वुड सेव हिम, अब उस मॉन्क को बचाएगा कौन? हु वुड वैंक्विश द डेमोन्स, और उस डेमोन्स को यानी जो शैतानी ताकतें हैं उनको हराएगा कौन? वैंक्विश यानी हराना। वेल द वेल द गुआनाइन डीटी, हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी, has seen to that she has assigned this task to three special people। तो फ्रेंड्स, जो डेमॉन्स यानी जो शैतानी ताकत है उसको जो ख़त्म करने का काम है, उससे जो फाइट करने का काम है, वो किसका है? गुआनाइन का, ओके। और गुआनाइन कौन है? जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसके लोगों का बिलीव ये है कि वो गुआनाइन को गॉड मानते हैं, ओके। तो गुआनाइन गॉडेस ऑफ मर्सी है। तो ये कौन लोग मानते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग। तो अब जो शैतानी ताकतों को ख़त्म करने का काम है ये किसका है? गुआनाइन का। अब शी हैज़ असाइंड दिस टास्क टू थ्री स्पेशल पीपल, सन वुकोंग और द मंकी किंग, जुबज्जी और पिक्सी, एंड शाह वुजिंग और सेंट प्रीस्ट। अब देखिए जो गुआनाइन है, ओके, उसने ये जो टास्क है, ये जो डेमोन से फाइट करने का टास्क है, ये तीन लोगों को दिया है। तीन लोगों का क्या क्या नाम है? पहले है सुन वुकोंग, जिसको क्या कहते हैं? मंकी किंग। दूसरा है जुबज्जी,
उसको और क्या कहते हैं, पिक्सी। और तीसरा है शाह वुजिंग, जिसको कहते हैं सैंड प्रीस्ट। नाउ these थ्री कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स। सेंट यानी जो अच्छे व्यक्ति होते थे, यानी पुराने ज़माने में जो दुनियादारी छोड़ देते थे और गॉड के राह में निकल जाते थे, उनको संत कहते हैं। तो ये बता रहा है कि जो गुआ नाइन ने जो टास्क असाइन किया था ये तीनों लोगों को, तो ये तीनों लोग संत नहीं थे। इन फैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, लेकिन उनके पास कैसी थी, उनके पास शक्तियाँ थी। उनके पास जो आम लोगों से अलग कुछ शक्तियाँ होती है वो उनके पास मौजूद थी। दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, और उनको ट्रबल मेकर्स भी कहा जाता है, यानी मुश्किलात खड़ी करने वाले। सो द गॉड्स हैव थ्रोन दैम आउट ऑफ द हेवन, और वो लोग ट्रबल मेकर्स थे, मुश्किलात खड़ी करते थे, इसीलिए जो गॉड्स थे उन्होंने उन तीनों को जो हेवन है यानी जो जन्नत है उसमें से निकाल कर फेंक दिया। However, the kind deity गुआनाइन हैज़ ऑफर्ड ईच ऑफ देम, लेकिन जो गुआनाइन है उन्होंने क्या ऑफर किया इन तीनों को, मोर चांस, एक और चांस ऑफर किया इन तीनों को। इफ़ यू हेल्प द होली मॉन्ग इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ़ यू यूज़ योर पावर्स फॉर दिस गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन। अब देखिए, जो युआन चुएंग का जो सफ़र था, ओके, तो उस पर से लोगों ने बातें बनाई, बहुत सारी स्टोरीज भी बनी कि युआन चुएंग ने इतना मुश्किल सफ़र इतने अ, आसानी से कैसे कर लिया। ओके, लोगों के नज़रिए में वो आसानी से हुआ, बट लोगों की ऐसा बिलीफ बन गया, उनका यकीन, उनका मानना ऐसा बन गया कि शायद उनकी मदद गॉड ने की, या फिर इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। और इसी पर बेस्ड जो कहानी बन गई थी, तो अब हम वही कहानी देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जो गुआ नाइन था, वो गुआ नाइन ने क्या किया, जो डेमॉन्स है यानी जो भी शैतानी ताकत है उसको मारने का टास्क लिया था। अब उस टास्क को जो गुआ नाइन है उन्होंने तीन लोगों में डिवाइड कर दिया, और वो तीन लोग कौन थे, उनके नेम्स हमने ऊपर देखे अभी। और वो तीनों को जो गुआन आई ने उन्होंने ये कहा कि तुमको तुम्हारे बुरे कामों की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया, हेवन से फेंक दिया गया। तो अब अगर तुम वापस से हेवन में जाना चाहते हो, तो जो मेरा एक मॉन्क है जिसका नाम है युआन चुएंग, उसकी अगर तुम हिफाजत करते हो पूरे रास्ते, फ्रॉम चाइना टू इंडिया और इंडिया से चाइना वापस आने तक, तब मैं तुमको क्या करूँगा, वापस से जन्नत भेज दूंगा। दैट इज़ वाई द थ्री कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी युआन चुआंग्स डिसिपल्स, और यही वजह थी कि वो तीनों ने ये टास्क लिया कि वो युआन चुआंग की मदद करेंगे, एंड टू हेल्प युआन चुआंग इन हिज डिफ़िकल्ट जर्नी। हाँ, और ये टास्क उन्होंने लिया। And sure enough, they have many thrilling, exciting, and sometimes humorous adventures on the way to Holy Land, India. और जाहिर है जब वो लोग युआन चुआंग के साथ थे तो जो सफ़र था उसमें उन्होंने भी बहुत एक्साइटमेंट देखी, बहुत ज़्यादा अलग अलग एडवेंचर्स देखे, और आखिरकार वो कहाँ पहुँचे, इंडिया। द मोस्ट पावरफुल अमंग द थ्री डिसिपल्स इन सन वुकोंग। देखिए, अब जो तीन लोग थे, इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो था सन वुकोंग। एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके बारे में हर चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण है। ही वॉज बॉर्न वेन विंड्स ब्लू ओवर अ ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लावर फ्रूट माउंटेन। तो जो सन वुकोंग था वो कब पैदा हुआ, जब एक बहुत तेज़ हवा चली फ्लावर फ्रूट माउंटेन पर, जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था उस पर। ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। जो सन वुकोंग था वो अपने आप को यानी खुद को 72 अलग अलग तरीक़ों से बदलना जानता था। Not only that, but he can also transform each of his hair strands into any living or non-living thing of his choice. और बस इतना ही नहीं,
जब बल्कि जो सन वुकोंग था वो अपने बाल के हर एक एक बाल को किसी लिविंग या नॉन लिविंग यानी जीवित और अजीवित चीज़ों में भी तब्दील कर सकता था जिसे वो चाहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चाहता है कि उसका जो एक बाल है वो स्नेक बन जाए तो उसका बाल स्नेक बन जाएगा। ओके, अगर वो चाहता है कि उसका कोई एक बाल फेदर बन जाए यानी पंख बन जाए तो वो पंख बन जाएगा। तो उसके पास ये भी पावर थी कि वो ऐसा ही सब चीज़ें भी कर सकता था। His as you wish gold banded cudgel is also magical. It can grow as big as pillar supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as a needle. और इसके अलावा जो उसके पास एक स्टिक थी, जो सन वुकोंग था उसके पास एक एज यू विश गोल्ड बैंडेड कजल, कजल यानी एक स्टिक, उसके पास ये नाम की एक स्टिक थी जो कि मैजिकल थी। अब वो स्टिक ऐसी थी कि वो उसको इतना बड़ा कर सकता था जितना कि एक पिलर होता है, और वो पिलर नॉर्मल नहीं बल्कि इतना ऊंचा कि वो आसमान को भी सपोर्ट करता हो। बट एट अदर टाइम्स इट बिकेम्स एज टाइनी एज अ नीडल, और दूसरे ही लम्हे वो इतना छोटा हो जाता जैसे कि एक सुई। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर। यहाँ बताया गया है कि वो इतना छोटा हो जाता, उसका कजल, उसकी जो स्टिक है इतनी छोटी होती कि जो मंकी किंग है वो उसकी स्टिक को अपने कान के पीछे डालकर घूमता। Sun Wukong can travel thousands of kilometers in just one somersault। यानी जो सन वुकोंग है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है सिर्फ एक एक एक्शन से। फ्रेंड, सोमरसॉल्ट का मतलब होता है अपने बदन को ऊपर नीचे करना, इधर उधर घुमाना। ओके, तो सन वुकोंग सिर्फ ऐसा ही करके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है। ही कैन वॉक थ्रू फायर। देखिए उसके पास कितनी सारी पावर्स है। वो आग पर चल सकता है, ट्रैवल अंडर वाटर, पानी के अंदर सफ़र कर सकता है, एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, और जहाँ मर्जी चाहे वहाँ उड़ सकता है। हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड, और उसकी जो बॉडी है वो इतनी सख्त है जैसे कि किसी हीरे से बनी हो। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंजर हिम, तो कोई भी चीज़ उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। हिज गोल्डन गेज फियरी आइज हैव एक्सरेविशन। जो सन वुकोंग है, जो उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों के बारे में क्या कहा गया? गोल्डन गेज फियरी, यानी कि एक चमक वाली आंखें। ओके, उसकी आंखों में कैसा विजन है, किस तरीके से देख सकती है? एक्सरे, जिस तरीके से हम एक्सरे मशीन को देखते हैं जो रेज उसमें से निकलती है, बिल्कुल उसी टाइप का विजन सन वुकोंग के पास है। नो वन कैन डिसीव हिम, और उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिक्स्टर। सन वुकोंग जो है वो बहादुर है, होशियार है, मगर वो एक ट्रिक्स्टर है, यानी वो हमेशा तरकीबें लगाता है, ट्रिक्स लगाता है। ही लव्स टू हैव फन, उसे मजाक करने में बड़ा मज़ा आता है। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट, और उसकी कुछ शक्तियों ने इस मामले में उसकी मदद भी की। ही हैज़ अ वास विच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन। सन वुकोंग के पास एक ऐसा वास है, वास यानी गुलदस्ता, कि जो किसी भी इंसान को निगल सकता है या किसी भी चीज़ को। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट। और देखिए उसके पास और क्या क्या खूबी है कि वो किसी भी ताले पर अपनी उंगली का इशारा करे और वो ताला खुल जाता है। ही इज़ वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग। वो बहुत ज़्यादा क्विक है यानी बहुत फास्ट है, और वो बहुत ग्रो कर सकता है यानी बहुत बड़ा बन सकता है। एंड वेरी टाइनी, या फिर बहुत छोटा भी बन सकता है एट अ ब्लिंक, सिर्फ एक पलक झपकने की देर में।
You can imagine how he must have teased his enemies using these tricks. अब आप ही लोग इमेजिन करिए, मतलब अब आप लोग ही सोचिए कि किस तरीके से वो अपने दुश्मनों को अपने इन मैजिकल पावर से, अपनी इन ट्रिक्स से चिढ़ाता होगा। एनिमीज यानी दुश्मन, टीज यानी चिढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। If you want to read about the adventures that Sun Wukong and his companions had on the way, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं उस सफ़र के बारे में, उस एडवेंचर्स के बारे में जो सन वुकोंग और उसके कंपेनियंस यानी उसके साथियों ने अपने सफ़र के दौरान किए, यू विल फाइंड द स्टोरीज इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जर्नी टू द वेस्ट। तो आपको स्टोरीज कौन सी लैंग्वेज में मिलेगी? इंग्लिश में। और कौन सी नॉवेल आपको पढ़नी चाहिए? जर्नी टू द वेस्ट। सम ऑफ द स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन टर्न्ड इनटू फिल्म्स, और इसकी काफ़ी सारी कहानियों को फिल्म में भी बनाया गया है। What would you like better, to read the historical account of Yuan Chuang's travels or to read the fantastic stories of Sun Wukong? अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम क्या पसंद करेंगे। क्या हम युआन च्वांग्स की जो ट्रैवल की जो हिस्ट्री है वो पढ़ना चाहेंगे, या फिर हम जो सन वुकोंग की फैंटास्टिक कहानियाँ हैं वो देखेंगे। मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट वॉट यू लाइक बेटर। शायद आप दोनों पढ़ना चाहेंगे ताकि आपको पता लगे कि दोनों में से कौन अच्छी है। हैप्पी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको स्टोरीज़ और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।